वीर भूमि गुदा खराड़ी की धरती एवं भिलू राणा कुंडा की धरती एवं हमारे वीर शहीद भाई श्री जगदीश दादा की धरती से इस गुजरात की आशा भीर की धरती को नमन जोहार करता हूँ एवं इस कार्यक्रम को अरेंज किया और आप सभी पधारे। जगदीश जी तराव दादा को भी नमन जोहार एवं युवा साथी वडील काका कटुम एवं मातृशक्ति को भी जोहार नमन करता हूँ। साथियों, जगदीश दादा के जो काम थे उस विषय पर चलते हुए मैं समाज के कुछ मुद्दों पर आऊंगा। सभी साथियों ने समीक्षा चर्चा और अपने अपने भाषण उद्बोधन दिए और बात रखी, तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि दादा के जो काम थे और दादा के जो विचार थे और दादा के जो कार्य करने की शैली थी, वो इस राजस्थान में ही नहीं, पूरे गुजरात में ही नहीं, पूरे भील प्रदेश टेरिटरी में और पूरे आदिवासियों में, पूरे ट्राइबलों की आवाज थी। तो दादा और हम कार्यक्रम में जाते थे तो हमारा मकसद ये रहता था कि हम लोग जो हमारे सीखने वाले कार्यकर्ता हैं, सीखने वाले जो सामाजिक लीडर है, उनको पहले खड़ा करके ताकि वो सीखे और हम लोग फिर बाद में समेटते हुए बात करते सारी बातों को निचोड़ करते हुए हम बाद में बात करें। तो इसीलिए हमारी आदिवासी परिवार की व्यवस्था है कि हमारे जो सामाजिक लीडर है, दादा भी हमें यही कहते थे और हम भी यही कर रहे हैं। और हमारे वैचारिक गुरु भवर दादा परमार और कांति दादा भी हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जो सामाजिक लीडर है उनको आप पहले आगे करें। अगर हम लोग यहाँ आ जाते और पहले जगदीश जी तराव साहब हमें कह देते लोकेश जी आप आ जाओ पसंद कर दो, तो फिर हमारे पीछे वाले लीडर की और लीडरशिप तो हम खा गए। इसीलिए हम लोगों को हमारे आदिवासी परिवार की व्यवस्था प्रणाली को समझते हुए हमारे हर इस भील प्रदेश के से पधारे हुए हर एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का काम करना है। तब जाके हम हमारे जगदीश दादा के कार्य को और जगदीश दादा के विचारों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो हमारे बोलना, भाषण करना ही नाम मात्र रह जाएगा। सर, इस छोटी छोटी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो दादा यही सिखाते थे हमें और हम उनके कदमों पर चल रहे हैं। आज इसलिए हमने अंतिम अवसर दिया है कि हमारे सभी साथियों को आगे करके उनको स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो निखरे और अपने समाज में बातें रखें। तो साथियों, तो हम आदिवासी परिवार के जो सभी साथी हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज उन्नति करे, प्रगति करे। हम लोग पाखंडवाद और अंधविश्वास से मुक्त होकर हमारे एक अच्छे शिक्षण व्यवस्था को हमारा समाज किस तरीके से अंजाम दे, हमारा समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक दृष्टिकोण से हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़े और हमारा समाज जो पुरखों की व्यवस्था थी, हमारी बाप दादाओं की व्यवस्था थी, एक जाजम द्वारा उसमें समीक्षा चर्चा करने के बाद कोई विभाग के प्रोग्राम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, शासन प्रशासन से किस तरीके से मिलना है, वो सब निर्णय न्याय जाजम पर होते थे। तो हम लोग हमारे आदिवासी समुदाय में और इस गुजरात एरिया में और पूरे प्रदेश एरिया में और पूरे भारत में और पूरे विश्व में हम लोग हैं वो किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करते हुए जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाह रहे हैं और मानव मात्र कल्याण के ऊपर काम कर रहे हैं। जो मेरे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो साथी सुन रहे हैं, हो सकता है ऐसा लगता हो, किसी आदमी को ऐसा भी लगता है कि जगदीश भाई ने कार्यक्रम अरेंज किया, ऐसा करके हो सकता है इनको वार्ड मेंबर बनना है, हो सकता है इनको सरपंच बनना है, हो सकता है इनको एमपी एमएलए बनना है। हम लोग एमपी एमएलए बनाने नहीं आए हैं, हम लोग वार्ड मेंबर बनाने नहीं आए हैं, हम लोग सरपंच बनाने नहीं आए हैं। हम लोग हमारे समाज की व्यवस्था करने के लिए आए और हमारे दादा की पुण्यतिथि जो कार्यक्रम अरेंज किया दादा ने बुलाए, उसके उपलक्ष्य में आए और हमारे समाज
हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है दूसरा समाज भी सुने और समझे, तब तो है कहा आदिवासी समाज कितना एक रह रहा है। ये व्यवस्था कायम करना चाह रहे हैं हम लोग। तो साथियों, इसीलिए हमारा सिर्फ इसी बात से विरोध और निर्णय निकलता है कि हम लोग हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और अंधविश्वास से मुक्त होकर किस तरीके से हमारे समाज की व्यवस्था ठीक करें। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वों की व्यवस्था थी उसको हमें समझना पड़ेगा। हम लोग नहीं समझ रहे सकते। हमारे लालूलाल जी किशोर प्रसाद ने, चंद्रिका बहन ने, हमारे समीर भाई ने, मुकेश दादा ने, सबने हमारे वक्ताओं में बात की, लेकिन हमारे यहाँ पर एक कहेंगे ना भाषण कर दिया, सुन लेने के बाद में चले गए और बात करते हुए ठीक है, लेकिन ये नहीं सकते। हमें समझना होगा और हमें काम करना होगा, हमारे विचारों को हमारे सगा वाला परिवारों में भेजना होगा। आज हम लोग बोल रहे हैं संविधान की वजह से बोल रहे हैं साथियों, लेकिन हमें पता है देश आजाद होने के बाद भी हमें खत्म कर दिया गया था। ये बात कोई साबित कर सकता है क्या? ये बात हमें समझनी होगी। देश आजाद होने के बाद 46 साल बाद हमें खत्म कर दिया गया था, पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया था। आपको मैं बताऊंगा 1993 में यहाँ के भारत के जो जनप्रतिनिधि जेनेवा में जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो लोग यहां से सर्वे करने के उपरांत, आपका बोली पर सर्वे हुआ होगा, आपका जनसंख्या पे सर्वे हुआ होगा, आपके रहन सहन पे सर्वे हुआ होगा, आपके संस्कृति पे सर्वे हुआ होगा। कोई आदमी हमें है जी कैसे कहते, मैं मेरे पिताजी का बेटा हूं, चंद्रिका बहन पिताजी माँ बाप के बेटे, तो क्यों ना कहेगा अगला व्यक्ति। लेकिन हमारे यहाँ पर सर्वे होने के उपरांत यहाँ से भारत से जनप्रतिनिधि जाते हैं और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात बोलते हैं कि कार्यालय में और सभी हमारे इस भारत के नहीं, आपका दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी नेतृत्वकर्ता भारत के, आपका ऑस्ट्रेलिया के, आपका अमेरिका के, तमाम पूरे विश्व के आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं ने, पूरे भारत के देशों के नेतृत्वकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो जयंत प्रसाद जी थे हमारे यहाँ भारत के, उन्होंने कार्यालय के और अधिकारियों के और कमेटी के समक्ष प्रस्ताव ले जाकर कहा कि भारत में आदिवासी है ही नहीं। ये बात आप मानने के लिए मंजूर हो? अभी हमें 30 साल बाद पता लगा, 2023 होगी 1993 और उसका आप कैलकुलेशन निकालो तो 30 साल होते हैं, और 1947 और 1993 को आप उसको उसका डिफरेंट अंतर देखो तो कितना होता है, 46 साल होता है। तो आजाद होने के बाद भी 46 साल बाद हमें खत्म कर दिया गया था, और तब खत्म हो गए उसके बाद हमें ये 23 को पता लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के शुभ चिंतक और सामाजिक जन जागरण करने वाले हमारे जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, उनको फर्ज था हमारे समाज में ये बातें बताए, उनको नष्ट किया गया था। हम किसी को भला बुरा नहीं कर रहे, लेकिन बताएंगे सही ना। ऐसा लगता होगा आपको कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है उसके अनुरूप बात कर रहे होते हैं। बात बताना चाहेंगे, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट के इस कॉपी में ये लिखा गया है कि 16 और 17 पेज पर सन 1993 में आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के अवसर पर भारत के प्रतिनिधि जयंत प्रसाद ने जेनेवा में आदिवासियों के कार्यबल के सम्मुख स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में आदिवासी नहीं है। अब जो हम लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, जो हम लोग अभी खड़े हैं, जो हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पुण्यतिथि मना रहे हैं, किस उपलक्ष्य से मना रहे हो, कैसे मना रहे हो, क्यों मना रहे हो, क्यों खड़े हो, क्यों नौकरी है, और हमारी जमीन का टुकड़ा भी क्यों है, समझना होगा, हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आखिर क्यों कहा होगा उस आदमी ने ऐसा? सोचो, थोड़ा सोचने का विषय है। सोचो आप क्या उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा होगा? भारत की लीडरशिप करने वाले व्यक्ति ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा क्यों बोला होगा?
ब्रिटेन से आए नेतृत्वकर्ताओं ने, अमेरिका से नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों ने, आपका दक्षिण अमेरिका के नेतृत्वकर्ताओं ने, ऑस्ट्रेलिया के उपन्यायिक के जो नेतृत्वकर्ता थे, उन लोगों ने उनके सामने सवाल किए कि हमारे जो ब्रिटिश टाइम करके अखबार छपता था वो इस भारत में छपता था, तो वो ब्रिटेन में भी छपता था। उन लोगों ने पूछा कि जो टांडिया मामा की लड़ाई थी, टांडिया मामा और बिरसा मुंडा की टांडिया मामा की लड़ाई थी, वो लगभग 14 साल तक हथियार लेस लड़ाई करी। आप मान सकते हो, अपन तो अभी 2-5 घंटे बैठे तो मतलब कैसे हो जाता है, सोचो आप 14 साल तक लड़ाई, अंग्रेजों के सामने बंदूकें और हमारे वाले भाइयों के साथ हाथ में तीर कमान बंदूक, 14 साल तक लड़ाई लड़ी। तो उन लोगों ने सवाल किया, टांडिया मामा की 14 साल तक लड़ाई लड़ी, उसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, तब जाके इतने लोग शहीद होने के बाद, लाखों लोग शहीद हो गए, उसमें फिर यहाँ के लोगों ने और ब्रिटेन वाले लोगों ने सोचा कि ये जो लोग शहीद हो रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो ब्रिटेन के लोगों ने ये कहा कि जो वो लड़ रहे हैं वो मूल निवासी और आदिवासी लोग इसलिए लड़ रहे हैं, वो उनकी जंगल जमीन का हक उनका है इसलिए लड़ रहे हैं। तब जाके आपका अपना भूमि संपादन अधिनियम ब्रिटेन में पारित होता है, तो तब जाके हमको एक जमीन का टुकड़ा और हम आज नौकरी तो भी आदिवासी है और जमीन का टुकड़ा भी है, तो बिरसा मुंडा और टांडिया मामा की वजह से आप हम बैठे हैं। तो उन लोगों ने ये बात बताई उनको, क्या उनके पुरखे थे वो भी मर गए क्या? उनके सामने बात रखी, क्या उनके पुरखे थे वो भी मर गए क्या, या पूरे आदिवासी खत्म हो गए क्या? तो उन जयंत प्रसाद जी ने बात रखी, नहीं। तो भारत में जैसे व्यापार करने के लिए जैसे खून आए, शक आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, आर्य लोग आए, पुर्तगाल आए, तो सब लोग चले गए, लेकिन जो आर्य लोग हैं वो नहीं गए। लेकिन रहते तो कोई स्थिति, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी से, और किसी जाति धर्म का हम ऊंचा नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जयंत प्रसाद जी ने ये बोला कि जो ये भारत के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो आर्यों द्वारा बोली गई भाषा, संस्कृति, पहनावे और रीति रिवाज को अपना रहे हैं, इसीलिए वो आर्य है, इसीलिए वो आदिवासी नहीं है। ये बात बोली। तो इसीलिए आपका फिर उसके बाद ये चलता रहा आपका 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और खुशनसीब हम लोग पूरे इस आदिवासी और ट्राइबलों के पूरे भारत के हम आदिवासी खुशनसीब मानते हैं हम लोग कि 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, तो हमारे हाथ क्या होता, अंधेरे में रगड़ा खाते दिखाते। तो इसीलिए साथियों, हमारी मेन पहचान संस्कृति, और हमारे अंदर शिक्षा का कितना भी उद्भव विकास हो जाए, लेकिन हमारी संस्कृति पहचान को बचा के रखना है। हमारे समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए हमें पता है शिक्षा की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। समाज को स्वस्थ कैसे रहना है, उसको कैसा रहना है, कैसा पहनना है, कैसा उठना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, पता लगेगा। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, परिवार का ध्यान रखेगा, समाज का ध्यान रखेगा, और पूरे हमारे आदिवासी समुदाय का ध्यान रखेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ में हमारे संस्कृति को विशेष संरक्षित और सुरक्षित करने की जरूरत है। बाकी हम लोग इतने बैठ नहीं पाते थे, यहाँ ऐसे बैठ रहे हैं वैसे। पहले हमें जो ब्रिटिश सत्ता की पुलिस थी, खुले चैलेंज से हम लोग बात करते हैं और ऑथेंटिक रूप से बात करते हैं। उस टाइम ब्रिटिश सत्ता की जो पुलिस थी हमें गुनहगार समाज बोलती थी, क्रिमिनल ट्राइब बोलती थी। अगर आदिवासी कहीं मीटिंग करता हुआ दिख गया, आदिवासी कहीं गली में बात करते हुए दिख गए, तो तुरंत गोली मारने के आदेश थे। ऐसा कानून था हमारे आदिवासियों के विषय में, ऐसा कानून किसी जाति धर्म के लिए नहीं था। तो साथियों, हमें संस्कृति को विशेष संरक्षित रखना है। तो इन क्रांतिकारी जो थे उनका कनेक्शन मैं जोड़ता हुआ बताऊंगा कि जैसे टांडिया मामा की लड़ाई को पूरा करने के लिए आपका बिरसा मुंडा ने सपोर्ट किया। बिरसा मुंडा की लड़ाई को पूरा करते करते आपका 7 मार्च 1922 को
जो लाइव मार्केट पे वो जो दिल्ली बढ़ती में जो हुआ, तो वो भी लोग हमारा पूरा ट्राइबलों का बिल प्रदेश की मांग को लेकर ही लड़ रहे थे कि हमारा पूरा बिल प्रदेश एक हो जाए, ताकि हम लोग हमारी शासन व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था, शासन प्रशासन हम लोग किस तरीके से मैनेज करें और हमारे लोगों को कैसा फायदा पहुंचे। उन लोगों को ये चिंता थी और वो लोग ऐसे अनुशासित तरीके से अपने कार्यक्रम को अंजाम देते थे। तो धीरे धीरे ऐसे लोग शहीद होते गए, तब जाके आपका मैंने बोला था ब्रिटेन में भूमि संपादन अधिनियम कानून पास हुआ, तब जाके हमें आदिवासियों के हक अधिकार मिले और तब जाके हम मूल निवास सर्टिफिकेट लगा के हम नौकरी कर रहे हैं, समाज का हिस्सादार है सर बोलते थे वैसे। तो आदिवासी है ही करके कार्य और हमारे विचार को इतनी है कि हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो क्षमता है और जो देन है वो संविधान के हमारे मूर्खों की देन है। फिर धीरे धीरे 1922 के बाद हमारे वाले लोग कहीं न कहीं हमारे समाज की भरपूर कमी है, ऐसा महसूस कर सकता और ऐसा कह सकता हूं। तो आपका 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन हमारे संविधान 1947 में लिखा जाता है, बनता है, मानते स्वतंत्र हुआ देश, ठीक है। लेकिन हमारे जो ये जयपाल सिंह मुंडा है, देश आजाद होने से पहले 1928 में इंग्लैंड में आपका पूरी भारत की हॉकी टीम के नेतृत्व में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। पहले भारत के पहले हमारे आदिवासी खिलाड़ी थे और आदिवासियों के नेतृत्व करता पहले व्यक्ति थे, उन्होंने आजादी से पहले भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ऐसा महापुरुष था जयपाल सिंह मुंडा। सोचने का विषय है। आज हमें आजादी मिल जाने के बाद भी हम लोग कहीं न कहीं हमारे हक अधिकारों को जान नहीं पाए, हमारी पढ़ाई को बेहतर नहीं कर पा रहे, कहीं न कहीं कमी है हमारे समाज में। और उसके बाद में उन्होंने उस वक्त ICS कर रखा, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सेवा प्राधिकरण, उन्होंने इतनी बड़ी एग्जाम क्वालिफाई की। उसके उपरांत उन्होंने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, तो जो भारत आजाद होने की स्थिति से पहले की बात कर रहा हूं, उन्होंने उस समय हमारे समाज की चिंता को पहचान लिया था। 1928 में मात्र आदिवासी एक में यूं सोचा था, 3 करोड़ आदिवासी लोग होते, 3-4 करोड़ थे उस टाइम, तो उन्होंने सोच लिया था मैं अकेला व्यक्ति। तो उन्होंने 1938 में आदिवासी महासंघ की स्थापना की थी जयपाल सिंह मुंडा ने। देश 1947 में आजाद हुआ, 1938, उससे पहले आदिवासियों को एक करने का कार्य जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। फिर उसके बाद आपका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, उसमें कितने लोग थे बता सकते हैं? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कितने लोग थे? 299 लोग थे और आदिवासियों के नेतृत्व के रूप में मात्र 6 लोग थे। 6 ऑथेंटिक है और विमोचन हुआ है भारत के 6 लोग थे। तो उन 6 लोगों ने ये कहा था कि हम लोग 3 करोड़ आदिवासियों के लिए मात्र 6 लोग, 3 करोड़ आदिवासियों के लिए हम 6 लोग मात्र, ऐसा महसूस किया। तो उन्होंने 299 लोगों ने मिलकर आपका बाबा साहेब अम्बेडकर को उस ड्राफ्टिंग कमेटी का और सभा का पूरा अध्यक्ष बनाया था। तो उसमें निर्णय लेने की और जो कुछ भी पूरा करने का उनको एक अध्यक्ष बनाया था बाबा साहेब अम्बेडकर। तो जयपाल सिंह मुंडा ने ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष और उस समिति के समक्ष सदस्य होने के नाते उन्होंने हमारे आदिवासियों को जनजाति नहीं लिखकर आदिवासी शब्द से लिखा जाए और आदिवासी शब्द को नहीं किया जाए और 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए ही आरक्षित की जाए, ये शब्द डाले थे। लेकिन कई सारी ऐसी समस्या रही होगी, हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा देन है कि उन्होंने सारे समाज को करके अनुसूचित जनजाति बनाया, मानते हैं। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का जो था, उन्होंने आदिवासी शब्दों को निहित करने के लिए बोला। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम खत्म होते आए, आज तक हम पता नहीं है हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और किस दशा में है।
सर्टिफिकेट लगाते हैं आदिवासी है यूं करके, गोखली है आदिवासी है यूं करके। हमारे वाले पढ़े लिखे लोग भी और बीच में कुछ मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग भी कहीं न कहीं दूसरे को देखते हैं। भाई समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लगे। हमारे जो विवाह पद्धति थी, जो हमारे मंडप होते थे, आपका सागवान की लकड़ी का और सालर का और आपका बांस के, तो उन पुरखों ने यह सोचा था कि उस समय हमारे वाले पुरखे इस प्रकृति में क्या चीज और कौन सा वृक्ष उपयोग में लाने लायक है और कौन सा हमारा वृक्ष है वो पूजा पद्धति में काम में आने वाला है और कौन सा वृक्ष हमारे वृक्ष का फल हमारे खाने लायक है, ये पहचान हमारे पुरखों ने की थी। तो आपका हमारे वाले पुरखों ने मंडप में बांस की लकड़ी का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बारिश में मतलब बिजली कड़कड़ाती है और बारिश आती है, उस समय जो बांस होती है वो बांस का जो करेल होता है वो निकलता है, फटता है, जमीन फाड़ के निकलता है। तो हमारे वाले पुरखों ने ये सोचा था कि इस कंडीशन में जो वृक्ष ऊपर उठ रहा है तो उस वृक्ष की टहनियों के नीचे हमारे बेटे शादी करेंगे तो कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी तो सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था की अब सालर की बात करूंगा, अपने हालेड़े की। अब सालर होती है वो और बांस होती है वो। सालर होती है वो आपका अपना हाथ टूट जाता है, जब को दिक्कत आती है, लेकिन उस प्रकृति में सालर और अपने बांस ऐसी चीज है, ऐसे पौधे और वृक्ष में आते हैं कि सालर होता है टुकड़े कर देने के बाद मंडप में उसको 5 मिलकर और लाड़ी और 2 मिलकर उसको काटते हैं, उसमें सब अनाज मिलाकर घरों को घास होती है सब मिला के प्रकृति के 5 तत्व मिला के उसमें काटते। उसके बाद शादी हो जाने के उपरांत कितने दिन बाद उस पे नए अंकुरित ऊपर भी वो उसके अंकुरित नहीं हो जाते हैं और पत्ते नहीं आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसको निकालते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं तो वापिस वो पहले जैसे उसके काटी होगी ना, उसकी जो माँ होगी जैसे एक मानते हैं अपन, तो जिससे काटी की वैसे बढ़ना चालू हो जाएगी। तो हमारे वाले पुरखों ने ये सोचा था कि हम ऐसे झाड़ पेड़ को लगाए हमारे प्रकृति से कि उस मंडप के नीचे और उस मंडप के चारों ऐसे प्राकृतिक वृक्ष के टहनियां लगाए ताकि हमारा बच्चा उसके अंदर जो विवाह करे, ताकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के किस तरीके से हमारा बच्चा आगे और हमारे परिवार और समाज की उन्नति और आगे बढ़ा सके, उस तरीके से हमारे ऐसे वृक्षों का उपयोग किया जाता है और ऐसे वृक्षों की टहनी को डाला जाता है। ये बात हमें सोचने और समझने का विषय है। और जैसे अपने टहनी बांस होती थी तो बांस को अपने शादी होती थी तो बांस का जो लकड़ी होती थी वो लेकर जाते थे। जैसे बारात आई मंडप में बोर को ये पकड़ाते थे, ऐसे बोर के पास में एक जो रहता था उसको पकड़वा कर बांस की टहनी वो भी साथ में लेकर जाते थे। जानते नहीं जानते हेलड़ो तो हूँ के बनाए बांस की टहनी ले जाते थे। फिर जो लाड़ी के घर का मंडप होता था, घर के मंडप से जाने से पहले आपके उसी से तोरण करते थे। फिर तोरण करने के बाद जो वर होता था वो एक करके तलवार हटाता और फिर अंदर जाता, प्रवेश करता। फिर उसके बाद तो आपके यहाँ घोटड़ा जैसे यहाँ सिरोही का बारात आई तो अपने गांव में आई, पलासिया की गई, जैसे उदयपुर आई, तेवड़ा आई, जैसे आई तो जैसे आपका यहाँ आश्रम तक गई 12 ब्रह्मा से, तो भेड़ ब्रह्मा का जो बांस की लकड़ी पे टहनी थी वो टहनी पहले मंडप पे वो दूल्हे की तरफ से जाती थी, वो टहनी पहले मिलती थी, बांस के मंडप के ऊपर डाली जाती थी। तो पहले जो लाड़ी लाड़ा मिलने से पहले हमारे प्राकृतिक झाड़ पे टहनी आती वो मिलती थी पहले, बांस के जो मंडप था उसके ऊपर डालते थे। फिर जाके फिर लाड़ी को
लेकिन जो पूजा विधान में, जो पूजा विधान है, उस पूजा विधान में मत बोलो भाई पंडित जी गलत थोड़ी है, गलत तो हमारा समाज और हम है ना। दूल्हा हम रहे, दूल्हा हम रहे तो आके पूजा विधि कर रहे हैं, तो हम गलत है, तो गलत है, आप बताओ, हम गलत है। इसीलिए हमारे अच्छे समाज समुदाय से संबंध है तो उनको सहर्ष स्वीकार करके न्योता दो, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पूजा विधान में हमारे जो गाड़ियाँ बजाने का मामाओं का फर्ज होता है घर के अंदर से कि हमारी बहन की 18 साल की बेटी है तो उसको बहन और बहन का परिवार को कैसे निकाले, तो हम लोग भाई बहन को दुख नहीं हो, इसीलिए मामा उसके पाठ लेकर बिठाकर किसी दूल्हे को सौंपते हैं उनके मंडप में लाके बिठा देते हैं, क्योंकि हमारी बहन के परिवार को तकलीफ होगी, बिठा नहीं पाए तो हम लोग मामा को सब बिठाए बिठा देते हैं। आपकी बुआ, आपके गांव के मेट गोपाल बड़ी मिलकर उसको राइट सर्कल में फेरे दुबरा कर शादी करवाते थे, वो हमारे आदिवासी लोगों की विवाह पद्धति थी। अभी और चाहे आपका कितने भी दिन मंडप रहे तो एक पाटले पर बैठकर, अगर 10 दिन आपके नौकरे वाले आते हैं तो पाटले पर बैठकर नौकरा होगा। आज ऐसा होता है क्या? और हमारे पुरखों की व्यवस्था ऐसी थी कि जो कोई लाड़ी और गोर भाग कर आते थे तो लाड़ी का पक्ष नहीं मानता था और गोर का पक्ष नहीं मानता था, दोनों की सहमति नहीं बनती थी। तो अंतिम समय में अब ये नहीं मानने वाले हैं तो दोनों पक्ष भी नहीं मानने वाला, ये लाड़ी गोर भी नहीं मानने वाला है करके उसको तो खेड़ा व खेतर में पढ़ना कर खेत में शादी करवा देते। ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा। तो हमारे वाले माता पिता के होने के बावजूद, हमारा परिवार होने के बावजूद, शादी आमने सामने देख के रजामंदी होने के बाद करवाने के बाद भी हमारे वाले पढ़े लिखे लोगों के सारे पढ़े लिखों को जो देखकर हमारे गरीब लोग हैं, हम सभी कहीं ना कहीं जो आदमी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, ऐसी व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। मंडप है उसके नीचे नहीं बैठकर खेत में बड़ा सा टेंट लगा दिया, भाई टेंट छाया के लिए उपयोग करो, ये कहना है, टेंट छाया के लिए उपयोग। अब टेंट खेत में चला गया, टेंट खेत में चला गया तो नौकरी है, समाज का सर्टिफिकेट लगा गया, भाई नौकरी के हमारे बाप दादा लोगों की व्यवस्था पाटले पर बैठ के की थी, तो अब नौकरी हो जाने के बाद में इतना बड़ा सौदा लगा के यूँ बैठा है कि बैठता है, बैठता है। उसके बाद हम लोग जो कहते हैं अष्टा पाने वाला है, लोग कहते हैं अष्टा पाने वाला है, अष्टा पाने वाले लोग कहते हैं उसके अंदर 50 रुपये रुपये डालते हैं, लोग कहते हैं 10 जने साथ में आते हैं, फिर कहते हैं फुलगोखला, फिर देखते हैं बीड़ी ला सिगरेट ला खेत में करते खर्चे। उस हमारे वाले पुरखे ऐसे नहीं करते थे, हमारे वाले पुरखे चाहे 50 रुपये लिखवाए, चाहे 10 रुपये लिखवाए, चाहे 100 रुपये लिखवाए, मंडप पे बैठा है तो वास्तविक पहचान होती, कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए, व्यवस्थित लिखते थे। ये व्यवस्था हमें अपनानी होगी। अगर आपका विवाह पद्धति से आदिवासियों की सर्वे हुई, संस्कृति के नाम पर आपकी सर्वे हुई, तो आपका विवाह जो प्रणाली है आपकी हमारी आदिवासी संस्कृति में लिखित है, किताबों में लिखित है, आदिवासी संस्कृति की जो लेखनी, उसमें साफ साफ होता है, एक एक चीज का लिखा हुआ है। पाटले के पाटला क्या होता है, तो पाटला ये होता है लाड़ी और गोर जो शादी करते हैं वहाँ बैठते हैं, पाटला कहते हैं उसको। मंडप क्या होता है, 4 लकड़ियाँ लगाते हैं बांस की और इसको मंडप कहते हैं, फेरे लेते हैं आदिवासी समुदाय के लोग, ये बात करते हैं। आपका दापा पेटे क्या होता है, आपका जैसे अपना सामान लाड़ी का लेते हैं, बड़ी पटला क्या होता है, ये सारी व्यवस्था होती है। तो जिस दिन हमारे मंडप की व्यवस्था कैसी होती है, तो हमारी पुरखों की व्यवस्था वैसी होती थी, तो आज गलत तरीके से हो रही है। अगर ये विवाह पद्धति में सर्वे में हुआ तो हम लोग आदिवासी कहलाएंगे, गैर आदिवासी कहलाएंगे। तो मेरे सगा संबंधियों और बालों सब कहवो है
जो इतराज की, तो हम लोगों को समाज की चिंता है, हमने हमारा समाज का सर्टिफिकेट लगाया है, तो हम हमारे समाज के बिखरे पड़े समाज को संस्कृति के नाम पर बिखरा पड़ा है उसको एक करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरी माता बहनें और भाइयों से कहना है कि विशेष इस बात का ध्यान रखें कि हमारे वाले लोग, इंसान का जैसे जन्म होता है किसी का तो भी पंडित के पास में जाते हैं, भाई बहुत पंडित जी कह दिए आओ आपके पास। भाई हमारे पुरखे तो वो ऐसा नहीं मानते, हमारे वाले पुरखे नाम करवाने के लिए आपका सोमवार बार आया सुन लो, शुक्रवार को आया पकड़ो, ऐसा नाम दिया करते। जब मुझे ये बताओ भगवान से बढ़ के कौन है? माता पिता है। जब माता पिता लड़के का नाम रख दे तो क्या लड़के को कोई शनि बनी ग्रह क्या कुछ हो जाएगा? मेरा ये कहना है कि जब आपका पृथ्वी का इस निर्माण होता है, बिग बैंग सिद्धांत से होता है, तो आपका ग्रह विस्फोट होता है, तो आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम हजारों लाखों किलोमीटर, शनि तो दूर है, ग्रह है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस है उसमें। तो अब वो गैस है, वो ग्रह है, उसको बेचारा इस जो प्रकृति और इस सौरमंडल, सप्ताहमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल सब उसका दाब है, ग्रेविटी सिस्टम है, उसके अनुसार बेचारा भाई तुम्हारे ऊपर पड़ जा रहा है क्या कोई शनि? वो ग्रह है, अपने आप से घूम रहा है। तो हमारे वाले लोगों को किसी दूसरे ने ये कह दिया, किसी ने कहा ही नहीं, दूसरे लोगों ने ये कहा कि ये शनि आला छाया पड़ता है, इसलिए हमारे वाले लोग भाई लड़के को डिलीवरी कैसी होनी थी ये नहीं पता, डॉक्टर बता सकता है कि इस तारीख को इस महीने होगा, तो हमारा नाम पढ़वाना होता दौड़ते जाते हैं। ठीक है, पहले अपने माता पिता की रहते थे, अब वहां 1000 रुपए ले आए। ठीक है, उसके बाद आपका फिर शादी होने पर शादी, भाई हमारे वाले थे शादी को अच्छे तरीके से अपनाते थे और अपनी विवाह पद्धति अपनाते थे और अच्छे तरीके से ऐसे गिनते गिन कर वो करवाते थे। हमारे वाले पुरखे विद्वान हुआ करते थे, हमारे वाले पुरखों ने आग का आविष्कार किया। जैसे हिबेड़ आए, हिबेड़ की वो उसके रुई निकाल के पत्थरों को टकराकर हिबेड़ की रुई से आग लगाना सीखा हमारे वाले लोगों ने। हमारे वाले लोगों ने पहिए बनाए, हमारे वाले लोगों ने हल बनाए, हमारे वाले लोगों ने अपने चम्मच चाटुआ बनाए, फिर बाद में चम्मच बने, फिर बाद में आपको वो डेस्का बने। हमारे वाले लोगों की हांडियां बनाई हमारे वाले लोगों ने। हमारे वाले लोग विद्वान हुआ करते थे, लेकिन बीच में आते 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 कन्वर्टेड हो गए। हमारे वाले लोगों से देखकर लोगों ने, दूसरे लोगों ने सीख ले ली, लेकिन हमारा समाज नहीं समझ पाया हमारे पुरखे कौन थे। जो समाज का व्यक्ति और जो समाज का हर कोई समझदार व्यक्ति हमारे समाज के इतिहास और संस्कृति को नहीं जान पाएगा, वो उस समाज को गूंगा बहरा रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे वाले पुरखे इस तरीके से हमारे वाले पुरखे गिन लेते थे, लेकिन बीच में आते आते हमारे वाले पुरखे शादी करने जाते हैं, 15 दिन भी नहीं गिन पाते हैं। IAS, RS, प्रोफेसर 15 दिन भी नहीं गिन पाते हैं। ऐसा कह सकते हैं 15 दिन भी नहीं गिन सकते हमारे वाले लोग। 15 दिन गिनाने के लिए जाते हैं। भाई खैर ब्रह्मा से लाठी का टोकराएगा, आश्रम से फोर का टोकराएगा, दोनों गिराएगा, जाएंगे। देखना कब शादी होगी, जन्म हुआ तब भी जा रहे हो, शादी करवाने भी जा रहे हो। अब ऐसा समय चल रहा है, कभी शादी हो रही है तो भाई उसकी गलती नहीं, हम जा रहे हैं, शादी हो रही है, अभी भी ऐसा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, खुले मन से कहना चाहता हूँ, शादी हो रही है, भाई बोर का ये पेड़ और गाड़ी का ये पेड़, पंडित जी यहाँ बैठे, हमारे वहां में चले तो प्रूफ है मेरे पास, ऑथेंटिक बात बताना चाहता हूँ। वह थाली में रख के मंडप के नीचे सारे समाज को सगे संबंधी देख रहे हैं, वो दुल्हन का पिता है, वो बैठ का फूलों का पेट डूबा रहा है। तो ऐसा करवाने वाला और ऐसा बुलाने वाला और करने वाला ही मैं मूर्ख मानता हूँ। भाई एक तो 18 साल की बेटी पढ़ा लिखा के बड़ा करके देता है, सब परिवार वालों के बीच में वो आदमी दूल्हे के पैर धोएगा, एक तो 18 साल की बेटी भी दे रहा है। ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है? सही लग रहा है, गलत लग रहा है? अब इस तरीके से हमें हमारे बुआ थी, मामियां थी, जो मिलकर कैसे फेरा लेते थे, बढ़िया हंसती, बढ़िया, किसी का अधिकार छीना नहीं जाता था, सबके अधिकार मतलब वहां बने रहते थे। अब धीरे 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 जैसे किसी व्यक्ति की अकस्मात डेथ हो जाने के बाद जला देते,
जला देने के बाद फिर भी अपने वाले लोगों की चिंता नहीं पड़े मटे, आदमी मर भी गया तो भी चिंता नहीं हटती है लोगों के। ये अपना समाज ऐसा है। मर जाने के बाद में बात करना है, फिर उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा। मर जाके जला के आते हैं, जला देने के बाद सब लोग शामिल होते हैं, एकत्रित होते हैं। उसके बाद बात रखते हैं कि जोड़ावना तो सारे कड़े पड़े। हमारे समाज की बात कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि भाई दिखवाने जाना पड़ रहा है, सारे कड़े पड़े। ऐसा करते हैं, आपके करते हो नहीं करते हो, एक मटकी पकड़ते हो, कौन पकड़ेगा ये। फिर पंडित जी के पास में दिखवाने जाते हैं कि अब पंडित जी हमारे वाले लोग जा रहे हैं। फिर वो क्या करता है कि उस परिवार में गरीब लड़के ने भी उसके माँ बाप की सेवा की होगी, चाहे कैसा भी 5 बेटे 5 तो अच्छी सेवा की होगी, लेकिन वो देखेगा कि ऐसे बड़ा कौन है, अच्छा डॉक्टर होगा, मास्टर होगा, अच्छा थोड़ा होगा, फिर उसका नाम देगा भिखाना पड़े है। यानी कि वो 4 बेटों के अधिकार खत्म, और डोगरी को जानते ही थे। मतलब वो यूं है कि तेरे देखने में तो ये बेटा सही है और ये पूरी क्रिया विधि करेगा, इसको मूर्त है, ऐसा मान ले। मेरा हमारे समाज से ये अनुरोध है, 5 बेटों का समान हक है। अगर अपने सारे बाबा गई तो गाड़ू वो से जना हाथ आगे वो से जना हो है तक ना हो, भाई मर जाता है तब भी तुम मान क्यों जा रहे हो? इतना हमारा समाज, मैं क्या कहूँ इसको, दुखद बात है। बोला समाज में नहीं कह सकता हूँ, जानता हुआ भी गांडा बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं। पढ़े लिखे होकर भी हो रहे होंगे। तो मेरे साथियों, हमारे समाज की इस स्थिति को देखकर ही हमारे यहाँ के नेतृत्वकर्ता और जनप्रतिनिधि वहां जाके ऐसा बोलते हैं कि ये लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं। मैं ये चैलेंज करना चाह रहा हूं आपके साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, हमारे यूपीएससी आईपीएस की जो एग्जाम होती है और आईपीएस की एग्जाम होती है, आरएस की एग्जाम होती है, आपकी गुजरात की टॉप एग्जाम जो होती है, अधिकारियों की जो एग्जाम होती है, हमारे जो ऐसे अंधविश्वास आ रहे हैं बीच में, उस विषय में बात करते हुए बात बढ़ाना चाहूंगा कि जैसे हमारी जो माता चलती है उसको गोल्ड मानते हैं, भाई भगवान का दर्जा देते हैं, उसको भगवान का दर्जा देते हैं। मैं उस माता चलती है उसको ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात की यूपीएससी और जो आरएसआईएस की एग्जाम होती है, पूरे भारत की जो टॉप लेवल की एग्जाम होती है, उसमें तो 200 में से 200 प्रश्न ऑब्जेक्टिव राइट कर देते हैं। माता सही मानता हूं, ऐसा होता है भाई, माता चलते दूसरे जाते ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहना है। हमारे वाले लोगों को इसी तरीके से संस्कृति के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर कमजोर किया जा रहा है। हमारे वाले बाप दादा बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली हुआ करते थे, धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे अंधविश्वास घुसा और जैसे तस्वीरों पे माथा टेकना लगा, पत्थरों पे माथा टेकना लगा, तब से हमारा समाज की स्थिति, हर हॉस्पिटल में जाओ हमारे अगर 10 महिलाएं आदिवासी होंगी तो 10 की खून की जरूरत पड़ती है। ऐसा उस स्थिति पे हमारा समाज आपको पहुंचा। उन लोगों ने सोचा कि अगर इस समाज को, इस ताकतवर शक्तिशाली समाज को अगर कमजोर करना है तो महिलाओं पे कब्जा करना होगा, बीज पे कब्जा करना होगा। अब बीज पे कैसे? महिला के जो गर्भ के अंदर बच्चा पैदा होता है उस पे प्रहार करने के लिए उन लोगों ने सोचा, तो छोटी छोटी जो 8 साल की बच्ची होती, 5 साल की बच्ची होती, 8-10 साल की बच्ची होती, उसको भूखा रखना। एक सोमवार का दिनों 365 दिन पे कितने दिन होते हैं? अगर इतने दिन भूखी रहेगी तो उसका डीएनए सिस्टम कमजोर नहीं होगा क्या? हमारे बेचारे पूरे बहुत ज्यादा कहते हैं दिन में 3 बार खाना खाओ। कितनी बार? 3 बार। भूखा नहीं रहना है। आपको वैज्ञानिक तार्किक बुद्धि के आधार पर चलना है और आपको विज्ञान भी कहता है संतुलित आहार की डाइट में आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की जरूरत रहती है। तो आपको इन चीजों, पूरी चीजों को उपयोग में लेना है। इसलिए आपको भूखा बिल्कुल ही नहीं रहना। मातृशक्तियों को कहना चाह रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला इनमें। हमारे वाले लड़कों को पढ़ाने की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा होगी तो हमारे अच्छे समाज का निर्माण होगा। अच्छे समाज का निर्माण होगा तो हमारे वाले पूर्व की संस्कृति को हमारा समाज पहचान पाएगा। हमारा समाज पहचान पाएगा तो संस्कृति का सर्वे भी होगा और जनसंख्या का भी सर्वे होगा, तो बता पाएगा और बड़े फख्र से कह पाएगा कि मैं आदिवासी लोग बड़े गर्व। इसलिए अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है सबको। तो मैंने बहुत सारा आपका समय लिया और दादा ने मुझे यहाँ पर हमारे इस पूरे प्रदेश टेरिटरी और तमाम साथियों को यहाँ बुलाया
जगदीश दादा की मासिक पुण्यतिथि के तौर पर, तो मैं जगदीश दादा बिरसा मुंडा टांडिया मामा को सत सत नमन जोहार करता हूँ। और आप सभी पधारे, आपका कीमती समय निकालकर ये बातें आपने सुनी, तो इन बातों को इस हॉल में और इस खेड़ माए में नहीं छोड़नी जानी। आपको ये बातें घर पर ले जाकर आपके घर में सगे संबंधी काका कटुंब परिवार में इन बातों के विचारों को फैलाना है, तो हमारे जगदीश दादा के भी विचार आगे जाएंगे। और आपका मैंने एक और कहना चाहूंगा, आपका 1938 में जयपाल सिंह मुन्ना ने झारखंड राज्य की मांग की थी आजाद होने से पहले, तो 15 नवंबर के आसपास 2000 में आपका झारखंड बिहार से मिलकर अलग बना था। तो हमारा भील प्रदेश का सत्ता 1913, 1922 और 2023 भी आ गई है, तो हमें संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहना है। और एक दिन हम बड़े फख्र से हमारा भील प्रदेश टेरिटरी और पूरा भील प्रदेश बना के छोड़ेंगे। जय जोहार।